जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल का बेसिक चीज़ है उसको समझेंगे। फिर इसके जो प्रश्न है, एक्सरसाइज के जो प्रश्न बनी, प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, आज हम लोग जितनी भी इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं, जो हमें एक्सरसाइज में अधिक दिक्कत करती हैं, उनको आइए हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग समझते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। सामान्यतः आप सर्कल नाम सुना होगा। जैसे अक्सर होता क्या है कि हम लोग कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो कहते हैं ना कि इस सर्कल के बाहर अगर आप जाते हैं तो आप फाउल माने जाएंगे, यानी आप आउट हो जाएंगे। तो सर्कल का मतलब होता है दरअसल घेरा। ठीक है, तो आइए समझते हैं सर्कल आखिर है यानी वृत्त क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या करूँ, खड़ा हो जाऊँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँ, एक डोरी लूँ। एक लड़के को मैं बोलूँ कि ये मान लीजिए डोरी 5 मीटर की है। तो हमने कहा, इस लड़के को कहा कि चलो एक यहाँ पे टिक लगाओ। फिर उसी लड़के को मैंने कहा कि यहाँ पे एक टिक लगाओ। मतलब डोरी उतनी रहेगी, एकदम पूरी तरह से टाइट रहेगी, हल्का सा भी ढीली डोरी नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया, चारों तरफ उससे ऐसे अपने स्थान से हमने टिक करवा दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, चारों तरफ से मान लीजिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई एक चीज़ ऐसे गड़वा दिया, यानी गाड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर हम ऐसे चारों तरफ से घेर दें तो यही जो घेरा है, दरअसल यही घेरा हमारा कहलाता है वृत्त। तो वृत्त क्या है, अभी शायद आपको बातें क्लियरली समझ में नहीं आई होगी। तो अगर हम वृत्त की परिभाषा की बात करें तो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर, देखिए यहाँ पे जितनी भी दूरियां हमने ली हैं सारी दूरियां समान है। हमने 5 मीटर की रस्सी जो ली थी वो 5 ही मीटर की दूरी है। तो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर खींचा गया जो घेरा होता है, उसी घेरे को हम लोग कहते हैं वृत्त। तो उम्मीद करूंगा वृत्त क्या है इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। दरअसल ये जो घेरा है ना, इसी घेरे को हम लोग कहते हैं वृत्त। अब समझते हैं कि केंद्र क्या होता है। तो दरअसल निश्चित बिंदु से ये जिस निश्चित बिंदु से दूरी को नाप कर ये जो घेरा खींचा गया है, उसी बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त के मध्य बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसकी परिभाषा को दे सकते हैं। अगला नंबर समझते हैं त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, पहले यहाँ पे मैं एक अलग से बना देता हूँ। ये मान लेते हैं एक हमने अलग से वृत्त बना दिया। ये इसका मध्य बिंदु का ये केंद्र हो गया, जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, सेंटर इसका नाम होता है। तो अगर त्रिज्या की बात करें तो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु, मतलब किसी भी बिंदु, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को दरअसल हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से आप वृत्त तक पे कहीं भी लीजिए, वो सारी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको बेसिकली हम लोग आर से प्रदर्शित करते थे। इसको केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, जबकि त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करने का कारण है क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में हम लोग रेडियस बोलते हैं। अब समझते हैं जीवा क्या है। तो जीवा की परिभाषा ये, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये केंद्र है। तो जीवा की परिभाषा ये कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, कहीं भी हो सकते हैं वो बिंदु, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, उसी सीधी रेखा को दरअसल हम लोग जीवा कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जीवा की परिभाषा उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे कहते हैं जीवा। अब अगला नंबर बात करते हैं व्यास क्या होता है। तो व्यास व्यास की बात करें तो दरअसल व्यास एक प्रकार की जीवा ही है। ठीक है, अब इसको हम व्यास क्यों बोलेंगे, आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्थान यहाँ ए लिया, इधर बी लिया। उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए एक स्थान हमने यहाँ पे सी लिया, इधर डी लिया, तो हमने इसको भी मिला दिया। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक स्थान लिया, इसको भी क्या कैसे मिला दिया, ये स्थान कुछ भी नाम हो सकता है। फिर एक स्थान यहाँ लिया, एक स्थान यहाँ लिया, इसको मिला दिया। फिर ऐसे मतलब कई स्थानों को लिया, मैंने क्या किया, कई स्थानों से ले लेकर मिलाया। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमने यहाँ पे लगभग कई जीवाओं को खींचा, अ, 1 2 3 4 5 6 7।
तो हमने क्या किया, 7 जीवाओं को खींचा। तो इसमें से आप देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी जीवा है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है दरअसल वही जीवा आपकी क्या क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। या फिर आप इसके दूसरे तरीके से आप ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि वृत्त में खींची गई ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, उस जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। तो उम्मीद करूंगा व्यास क्या है समझ में आ गया होगा। व्यास को सामान्यतः डी से प्रदर्शित करते हैं और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी जो डी होता है, डी बराबर होता है 2r। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो उम्मीद करूंगा व्यास क्या है इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। हालांकि इसकी परिभाषा की बात करें तो आप इसकी परिभाषा 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला नंबर आप इसकी दे सकते हैं कि वृत्त में खींची गई सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो उसे व्यास कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी जीवा जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती हो, यानी 2 समान बराबर भागों में बांटती हो, उसे भी क्या कहते हैं, जीवा, सॉरी उसे भी क्या कहते हैं, उसी जीवा को व्यास कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा हमारी बातें यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और ध्यान देना कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्योंकि देखिए यहाँ से ये पूरा व्यास है और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, तो एक त्रिज्या कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिज्या हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला नंबर समझते हैं परिधि क्या होती है। इसको परिमाप भी कहते हैं। तो परिधि की परिभाषा ये है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये यहाँ से मैं खड़ा होकर ये यहाँ पे कई जगहों पे मैंने खूंटे को गड़वाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी खूंटों में अगर हम एक रस्सी को बांध दें चारों तरफ से, तो इस रस्सी की जितनी लंबाई होगी दरअसल वही लंबाई हमारी कहलाएगी परिधि। तो परिधि की परिभाषा ये है कि वृत्त के इसकी जो संपूर्ण लंबाई होती है, इसी संपूर्ण लंबाई को हम लोग कहते हैं परिधि, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये भी बातें समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग बात करेंगे अर्धवृत्त क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में सेमी सर्कल कहते हैं। आपने क्रिकेट वगैरह में सुना होगा सेमीफाइनल होता है, दरअसल वो फाइनल का आधा होता है, इसलिए उसको सेमीफाइनल बोलते हैं। तो सेमी का अर्थ होता है आधा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा आप ऐसे देंगे कि जब व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है तो उससे जो हमें एक नई संरचना प्राप्त होती है, उसी दरअसल संरचना को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। जैसे एग्जांपल में समझिए, ये मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है। तो यहाँ से एक जीवा मैंने खींचा और इस जीवा का नाम जो केंद्र से होकर गुजरेगी उसका नाम व्यास है। तो अभी व्यास क्या करेगा, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। तो इसकी जो शक्ल बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसकी शक्ल यानी इसकी संरचना जो है कुछ इस तरह से बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए इसको जो 2 बराबर टुकड़ों में बांटा ना, दरअसल इसी टुकड़े को ही हम कहते हैं अर्धवृत्त। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको ये बताना भूल गया कि परिधि का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो ध्यान देना है, वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब देखिए अगर हम बात करें अर्धवृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, तो देखिए इतने का तो होता है, यहाँ पे आधा कर देंगे इतने का, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का तो होता है 2πr। अब अगर बात करें अर्धवृत्त का तो देखिए इतने का तो हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो πr, लेकिन हमें इसको भी लेना पड़ता है अर्धवृत्त में। तो यहाँ पे अर्धवृत्त के अगर परिधि की बात करें तो अर्धवृत्त के परिधि की बात करेंगे तो हो जाएगा πr + 2r। तो ये ध्यान देना, यानी इसमें ये तो इसका हो जाएगा πr और इसका हो जाएगा 2r, तो हमने जोड़ के लिख दिया। अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो हम लोग को इसमें निकालना है, सीखना है, वो 2 चीज़ को निकालना है। एक तो आपका रहेगा त्रिज्यखंड और दूसरा रहेगा आपका वृत्तखंड। तो आइए इन दोनों को समझ लेते हैं, इनके फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको वो एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं त्रिज्यखंड क्या है। तो मान लीजिए सपोज दैट ये एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है, तो एक त्रिज्या हमने इधर लिया, एक त्रिज्या हमने इधर लिया। अब इस त्रिज्या की वजह से यहाँ पे देखा जाए तो एक खंड हो गया, यानी इसको अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की शक्ल का इसमें एक टुकड़ा हो गया। तो दरअसल इसी यहाँ पे एक टुकड़ा ऐसे हो जाएगा और अगला जो टुकड़ा होगा, अगला टुकड़ा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसको तोड़ेंगे तो एक हिस्सा ये टूट जाएगा, एक हिस्सा ये टूट जाएगा। तो इन्हीं जो टुकड़े हैं ना, दरअसल इन्हीं टुकड़ों को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा कि किसी वृत्त में त्रिज्या के द्वारा 2 त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया खंड
त्रिज्यखंड कहलाता है। अब इस त्रिज्यखंड में जो छोटा त्रिज्यखंड होगा उसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और इसमें जो बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर बात करें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आपने दोनों त्रिज्याओं को कितना कोण बना के काटा है, तो उसका कोण पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। अगला नंबर समझते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड की परिभाषा ये है कि जैसे त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड कहलाता है, उसी तरह जीवा के द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे एक स्थान है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक जीवा खींचा, तो ये जीवा इसको क्या कर रही है, इस वृत्त को मतलब दो हिस्सों में बांट रही है। तो ये देखिए दोनों ये सेम साइज के नहीं है, छोटे बड़े हैं। तो ये देखिए ये जो खंड दरअसल है ना, ये अर्धवृत्त नहीं है। अगर बराबर बराबर में कटा होता तो अर्धवृत्त बन जाता, लेकिन अगर ये असमान के मतलब सेम साइज के अगर ना हो तो इन वृत्तों को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ थीटा का मान आपको दिया जाएगा, ठीक है, कि इतना कोण बना के उसको काटा गया है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली को हल करने के लिए इतनी बेसिक बातें काफ़ी है। और यहाँ पे कुछ बातों को मैं और आपको बता देता हूँ। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो समानता जानते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपके अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा इतनी बेसिक बातें जो मैंने की वो सारी बातें आपको इजीली तरीके से समझ में आई होगी। तो अब हम इसके एक्सरसाइज को जब स्टार्ट करेंगे, इसके एक्सरसाइज के प्रश्नों को जब हल करेंगे, तो वो प्रश्न आपको वास्तव में बहुत ही आसान लगने वाले हैं। क्योंकि जब हमें सारी बेसिक बातें पता होती है, सारे सूत्र पते होते हैं, तो हम आसानी से उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।